हर हर महादेव साथियों। आप सभी का अपने चैनल लव यू जिंदगी में तहे दिल से स्वागत है। आप सुन रहे हैं अपनी पसंदीदा कहानी तुम मेरी जिंदगी हो का सौभाग्य। तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है ना? अभी 2 दिन पहले बेटी की शादी की है, तबीयत भी तेरी सही नहीं है। ऐसे में तो दिल्ली जाने की जिद लेकर क्यों बैठा है? प्रेम जी जितेंद्र जी से पूछ रहे थे। दिल्ली तो मुझे जाना ही है, तू यह दिल लेकर क्यों बैठा है कि मैं आज ना जाऊं? जितेंद्र जी ने उल्टा पूछा। बस मैं यही चाहता हूं कि तू अभी दिल्ली मत जा। जब तक तेरी दवाइयां हैं उन्हें चलने दे। उसके बाद जब चेकअप के लिए जाना होगा तब दिल्ली जाना। तब मैं तुझे नहीं रोकूंगा, बल्कि मैं भी तेरे साथ ही चलूंगा। इसलिए मैं यह जिद लेकर बैठा हूं। मैंने तेरे सवाल का जवाब दे दिया, अब तो मेरे सवाल का जवाब दे। मेरा मन नहीं लग रहा है यार यहां पर, मुझे जाने दे, जितेंद्र जी ने कहा। तेरा मन यहां क्यों नहीं लग रहा है? जब तेरी तबीयत सही नहीं है और डॉक्टर ने तुझे बिल्कुल अकेले रहने से मना किया है, तो फिर अचानक से तो दिल्ली जाने के लिए क्यों सोच रहा है? कहीं अमरिंदर या अमला ने कुछ तो नहीं कहा है? प्रेम जी ने अपनी नजरें जितेंद्र जी की ओर जमा दी थीं। नहीं यार, छोटे राणा या भाभी सा क्या कहेंगे? मेरी तो उनसे बात भी नहीं हुई है। लेकिन तू भी समझना, बेटी का ससुराल हो गया है। ऐसे में क्या यहां ज्यादा दिन तक रहना सही है? जितेंद्र जी ने पूछा। दुनिया चाहे चांद पर चला जाए, लेकिन इंसान की सोच वहीं जमीन से जुड़ी रहेगी, प्रेम जी ने चिढ़ते हुए कहा। हां, क्योंकि जमीन की पकड़ मजबूत होती है और हवा में जो उड़ते हैं ना, वह उड़ जाते हैं, जितेंद्र जी ने कहा। प्रेम जी ने मुंह बना लिया। ठीक है, मैं तेरी बात मान लेता हूं कि कल तक तेरे लिए यह हमारा घर था, तेरा घर था। लेकिन आज बेटी का ससुराल हो गया है, इसलिए तू यहां नहीं रहना चाहता है। पर दिल्ली जाकर तू कहां रहेगा? प्रेम जी ने पूछा। अपने घर पर रहूंगा, और कहां रहूंगा? जितेंद्र जी ने कहा। जिसे तू अपना कर कह रहा है ना, उसका नाम राणा मेंशन है। वह भी इसी राणा अंपायर के अंदर आता है, प्रेम जी ने बताते हुए जताया। अब जितेंद्र जवाब नहीं देते हुए बन रहा था, लेकिन उनके चेहरे पर साफ साफ टेंशन दिखाई पड़ रही थी, और साथ में यह भी पता चल रहा था कि वह किसी भी हालत में रुकना नहीं चाहते हैं। जितेंद्र, हम दोनों आज से साथ नहीं हैं, बल्कि हमारी दोस्ती के 40 साल से ऊपर हो गए। जिस समय स्कूल में हमारी एक पेंसिल होती थी, तब तक हमारे बीच में मेरा तेरा नहीं आया था। तो फिर आज क्यों ऐसा बोल रहा है? बेटी के घर नहीं रहना चाहता तो चल दोस्त के घर रह ले। मेरा अपना घर खाली पड़ा है। लेकिन मैं यह जान रहा हूं कि तेरे मन में यह बात है ही नहीं। तेरे दिल में कुछ बड़ी बात चल रही है। अब बता भी देना यार, क्या बात है? प्रेम जी अब इमोशनल ब्लैकमेलिंग पर उतर आए थे। बात बस वही है जो तू समझकर भी समझना नहीं चाहता है। छोटे राणा सा आ गए हैं। साहिर सा बहुत पहले से बड़े राणा सा के हत्यारों को खोजने में लगे हुए हैं। ऐसे में हम चाहे लाख कोशिश कर लें, हम चाहकर भी उनसे कुछ नहीं छुपा पाएंगे। सच बात तो यह है कि हमारे दुश्मन साहिर सा से कुछ छुपने ही नहीं देंगे। वह उन्हें वही चीज दिखलाएंगे जो कि वह दिखाना चाहते हैं, और अंत में सारी बात खुल जाएगी। उस वक्त हम लोगों ने दिमाग से काम लेकर किसी डिसीजन पर पहुंचने से पहले समय लेना सही समझा था। पर इतना समय बीत जाने के बाद भी हम सही डिसीजन नहीं ले पाए हैं, तो हम साहिर सा से क्या जवाब देंगे? जितेंद्र जी ने पूछा। जितेंद्र जी की बात सुनकर सोच में पड़ गए थे। आज नहीं तो कल, लेकिन यह सवाल तो उठना स्वाभाविक है। कबूतरों की तरह आंख बंद करने से मुसीबत अब नहीं टल सकती। लेकिन जिस तरह से इस समय परिस्थितियां बन रही हैं ना, उसको देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि बात बहुत जल्दी खुल जाएगी, और इस तरह से खुलेगी कि हम सही गुनहगार तक नहीं पहुंच पाएंगे और एक निर्दोष हमारे हाथों मारा जाएगा। सारे रिश्ते नाते सब कुछ तबाह हो जाएगा। जितेंद्र जी ने अपने हर एक बात पर जोर देते हुए कहा। बात तो सही है तेरी, पर हम साहिर से कितने दिन तक सच छुपा सकते हैं कि आखिर हुआ क्या था? पर अभी तो बता भी नहीं सकते हैं ना, प्रेम जी ने दुविधा से कहा। यही प्रॉब्लम है, मेरी जितेंद्र जी ने कहा। पर तू टेंशन मत ले, अभी तेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं देखता हूं, प्रेम जी ने जितेंद्र जी को हिम्मत देते हुए कहा। जितेंद्र जी ने इनकार में सर हिला दिया और अपना फोन निकालकर प्रेम जी के सामने कर दिया। कल रात को यह सारे शेयर होल्डर्स में बांटे गए हैं। उसके बाद आज मीटिंग बुलाई गई है। मीटिंग में क्या हुआ क्या नहीं,
अभी तक मुझे इसकी खबर नहीं मिली है, लेकिन मैं मीटिंग खत्म करके साहिर सा के यहां आने से पहले यहां से निकलना चाहता हूं। इस मीटिंग से पहले ही साहिर सा के करीब 50 मैसेज मेरे पास पहुंच चुके हैं कि मुझे जल्दी से आ जाना चाहिए। लेकिन तू ही बता, मैं वहां जाकर क्या करूंगा, क्या कहूंगा, क्या जवाब दूंगा? वहां पर मैं कुछ बोल नहीं सकता, कुछ कह नहीं सकता, और अगर साहिर सा को मीटिंग हैंडल नहीं कर पाए तो निश्चित ही मुझसे पूछेंगे और मैं उनको जवाब नहीं दे सकूंगा। मेरे सिर्फ एक जवाब से ना जाने कितने घड़े हुए मुर्दे उखाड़ने लगेंगे, कहीं इस पैलेस की नींव ना हिल जाए। जितेंद्र जी गहरी सांस लेते हुए बिस्तर पर बैठ गए थे। ज्यादा टेंशन लेने से, ट्रैवलिंग करने से लेकर अभी जोर जोर बोलने के कारण जितेंद्र जी की सांस उखड़ने लगी थी। तुरंत हार्ट की सर्जरी हुई थी। वह बैठकर गहरी गहरी सांस लेने लगे थे। जितेंद्र, जितेंद्र! प्रेम जी घबरा गए। ठीक उसी वक्त साहिर कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर आया। वह बाहर खड़ा सारी बात सुन रहा था और जितेंद्र जी के आगे बोलने का इंतजार भी कर रहा था कि वह किस गड़े हुए मुर्दे के उखड़ने की बात कर रहे थे। लेकिन जब कोई आवाज नहीं आई और प्रेम जी की घबराती हुई आवाज उसके कानों में पड़ी, तो वह तुरंत अंदर चला आया था। लेकिन सामने बिस्तर पर बैठे बैठे तड़पते हुए जितेंद्र जी को देखकर उसको समझने में देर नहीं लगी कि उनकी हालत खराब हो रही है। काको सा! जबकि साहिर को सामने देखकर प्रेम जी और जितेंद्र जी दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया था। जितेंद्र जी की हालत तो और खराब होने लगी थी, लेकिन साहिर ने आगे बढ़कर जितेंद्र जी को संभाला और उनके पीठ पर सहलाने लगा। मैं ठीक हूं राणा सा, जितेंद्र जी बहुत मुश्किल से बोले। उन्होंने अपने दोनों हाथ साहिर के आगे जोड़ दिए थे। नहीं नहीं काकोसा, आपको ऐसा कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने सब कुछ सुन लिया है। अगर आपने मुझसे कल नहीं कुछ बताया था, आज बताना नहीं चाहते तो मैं भी आपसे कुछ नहीं पूछूंगा, पर प्लीज मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। साहिर ने उनके दोनों हाथ खोल दिए थे। काकोसा, आप डॉक्टर को फोन लगाइए, साहिर ने प्रेम जी से कहा। प्रेम जी तुरंत डॉक्टर को फोन करने लगे। जितेंद्र जी उन्हें रोक रहे थे, लेकिन साहिर ने उनकी कोई बात नहीं सुनी। पहले आप मेरी बात सुनिए। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। मैं आपसे ना कुछ पूछूंगा, नहीं कुछ जानना चाहूंगा। बस आप मेरे लिए अपनी तबीयत ठीक करें। मैं बस आप लोगों के बिना जी नहीं पाऊंगा। मेरे लिए प्लीज। जितेंद्र जी की हालत देखकर साहिर घबरा गया था। उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। उसने तुरंत जितेंद्र जी के पैरों से जूता निकाला और प्रेम जी और जी साहिर ने मिलकर संभालते हुए जितेंद्र जी को सही तरीके से लिटाया। काकोसा की दवाइयां कहां हैं? साहिर दराज खंगालने लगा था। इन लोगों ने सब कुछ पैक कर लिया है, प्रेम जी ने कहा। आप यहीं पर रहिए, मैं ले आता हूं। छोटी मासा, छोटी मासा! साहिर ऊंची आवाज में जानवी जी को आवाज दे रहा था, लेकिन उसकी आवाज सुनकर सब दौड़ती भागती हुई आई। जिंदगी भी तेजी से अपने कमरे से निकलकर आई थी, पर अमला न जाने किस नींद में सो रही थी कि उसने देखना भी जरूरी नहीं समझा था। सत्यम भी चला आया था। क्या बात है साहिर? दामिनी जी ने पूछा। छोटी मासा को भेजिए, काकोसा की दवाइयां चाहिए। साहिर उनका बैग खींचकर अंदर लेकर जाते हुए बोला। कोई बात हो गई है क्या भाई? सत्यम तुरंत साहिर के बराबर आकर खड़ा हो गया। हां, जल्दी से गाड़ी लेकर जाओ और डॉक्टर को लेकर आओ। इसके अलावा जो जो मशीन डॉक्टर रिकमेंड करें, तुम हॉस्पिटल में जाकर बैठ जाओ और वहां से तुरंत भिजवाना। फास्ट, साहिर ने सत्यम को कहा। सत्यम तुरंत निकल गया, लेकिन दरवाजे पर ही डॉक्टर साहब मिल गए थे। जिंदगी तेजी से जितेंद्र जी के कमरे में आ गई थी। जितेंद्र जी की हालत देखकर वह तो फूट फूट कर रोने लगी थी। पूरे राणा पैलेस में भगदड़ सी मच गई थी। घर पर अभी केवल दो लोग नहीं थे। अमरिंदर जी और स्वर्णा देवी अमरेंद्र जी खेतों पर घूमने गए थे। उसके बाद स्वर्णा देवी के साथ उनके ठाकुर जी के मंदिर की तरफ चले गए थे, इसलिए इन लोगों को इस घटना की जानकारी नहीं हुई। तुरंत डॉक्टर आए, उन्होंने जितेंद्र जी का ट्रीटमेंट शुरू कर दिया था। आप लोग प्लीज बाहर जाइए, क्योंकि ज्यादा भीड़ इनकी हार्ट बीट और बढ़ा सकती है, डॉक्टर ने कहा। साहिर ने इनकार कर दिया। आप समझने की कोशिश कीजिए राणा सा, इनकी हालत बहुत नाजुक है। हम तुरंत ही इन्हें हॉस्पिटल में आईसीयू में एडमिट करेंगे। बस प्राइमरी ट्रीटमेंट देने के बाद 1 ही महीने में यह दूसरा हार्ट अटैक है, डॉक्टर ने सिचुएशन की गंभीरता बताते हुए कहा।
जिंदगी जो कि जाना नहीं चाह रही थी, साहिर को रुका हुआ देखकर दरवाजे पर खड़ी थी। डॉक्टर के मुंह से यह बात सुनकर वहीं बेहोश होकर गिर गई। जिंदगी! साहिर ने तुरंत उसे अपनी गोद में उठाया। अब बाहर लेकर निकला, तभी साहिर की नजर वहीं पर पड़े हुए जितेंद्र जी के मोबाइल पर गई। जाने क्यों उसके दिमाग में क्या आया कि धीरे से एक हाथ से जिंदगी को संभालते हुए उसने उनका मोबाइल उठाया और अपनी जेब में रख लिया। जानवी जी तो वहीं धक से बैठ गई थी। किसके पीछे जाए, कहां जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। दामिनी जी ने जानवी जी के कंधे पर हाथ रखा। तुम चिंता मत करो, देवर सा को यह देख लेंगे और जिंदगी के लिए साहिर सा है। पर तुम हिम्मत मत हारो, भगवान का नाम लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, दामिनी जी ने कहा। दामिनी जी से लगकर जानवी जी रो पड़ी थी। मुझे लगा ही था यह चुड़ैल अमला के पैर इस घर में पड़े और घर में कोई अनहोनी ना हो, दामिनी जी नफरत के साथ सोच रही थी। जैसे ही साहिर जिंदगी को लिए हुए सीढ़ियों के पास आया था, उसी समय अर्जुन की अर्पिता के साथ आया था। अर्जुन, तू जितेंद्र काकोसा के साथ हॉस्पिटल जा, मैं अभी जिंदगी को देखकर तुरंत पहुंचता हूं। और अर्पिता, तुम प्लीज कुछ देर के लिए रुक जाओ, काकी सा के साथ, साहिर ने कहा। दोनों ने हां में सर हिला दिया था। धीरे से जिंदगी को अपने दोनों बाहों में संभाले हुए साहिर अपने कमरे में आया था। जिंदगी को वहीं बेड पर लेट आने के बाद साहिर ने उसके मुंह पर पानी के छींटे देने शुरू किए। जिंदगी हर बढ़ाते हुए जागी थी। मुझे पापा के पास जाना है। जिंदगी तेजी से दरवाजे की तरफ भागी, लेकिन साहिर ने जिंदगी का हाथ पकड़कर खींचते हुए अपने सीने से लगा लिया था। जिंदगी फूट फूट कर रोने लगी थी। खुद साहिर की आंखों से बेहिसाब आंसू बह रहे थे। वह अपने बाबा सा के हत्यारों को पकड़ना चाहता था, लेकिन यह नहीं चाहता था इसकी कीमत में जितेंद्र सा की जान इस तरह से तकलीफ में पड़ जाए। अचानक से क्या हो गया था, कैसे हो गया था? यह एपिसोड आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले भाग के साथ। हर हर महादेव।